हेलो नमस्कार साथियों। विमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज से जो हमारा सेशन है वो ज्योग्राफी का रहने वाला है आपका। और ज्योग्राफी में देखो, मैंने आपसे बोला था कि अ, सामाजिक विज्ञान को हम कवर करेंगे वर्ग 3 के लिए। तो उसके आधार पर हम चल रहे हैं। अर्थशास्त्र की हमारी जो क्लास चल रही है वो थ्योरिकल चल रही है। और ज्योग्राफी की हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ज्योग्राफी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू वाइज सेशन चला रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू वाइज सेशन चल रहे हैं। तो एमसीक्यू के थ्रू हम इसको कवर करेंगे। और ये पूरे के पूरे नवीन पैटर्न पर आधारित रहेगा। आपके जो एमसीक्यू हैं वो एकदम नवीन पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। जो नया सिलेबस आपका आया है उसी नए सिलेबस के बेस पर हम ये क्लास और आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो एक एक टॉपिक एकदम सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा है। आप अर्थशास्त्र को भी देखेंगे तो एक एक टॉपिक जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ पे क्लास में प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक एक टॉपिक को। और सिलेबस के एकदम हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ये एमसीक्यू वाला सेशन लेके आए हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे थ्योरी तो पढ़ ले रहे हैं लेकिन एमसीक्यू उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम। क्योंकि उसमें कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, इकोनॉमिक्स में नए टॉपिक जोड़े गए हैं जो किसी बुक्स वगैरह में नहीं मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के न्यू टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी के रूप में चल रहे हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक क्या कर रहे हैं हम, थ्योरी के लेके चल रहे हैं, थ्योरी में। और ज्योग्राफी को हम किस में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेशन में लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन आपका ज्योग्राफी का हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये पूरे के पूरा सिलेबस धीरे धीरे करके हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। एस्ट्रोइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, यानी क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच कौन पाए जाते हैं। ऑप्शन मार्स एंड जुपिटर, और वीनस एंड अर्थ, मरकरी एंड मार्स, जुपिटर एंड नेपच्यून। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह, ये यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है। क्षुद्र ग्रह ब्लैंकेट की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये ब्लैंक है, ब्लैंक की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा। इसको ब्लैंकेट दे देते हैं थोड़ा सा, चलेगा। जब तक आप आंसर बताइए, आपको समझ में तो आ ही गया है क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जस्ट मिनट, इसको हम कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। ये आ गया। ठीक है, क्षुद्र ग्रह ब्लैंक की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो अब आपको बताना है किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। तो हमारे जो क्षुद्र ग्रह हैं, हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्स एंड जुपिटर। यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं एक्चुअली, क्षुद्र ग्रह जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे, क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, तो ये क्या होते हैं, ग्रहों का ही एक भाग होते हैं, ग्रहों का ही एक पार्ट होते हैं, ग्रहों का ही क्या होते हैं, भाग होते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत वर्ष पहले जब हमने देखा था महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था तो उसमें टूटकर अलग हो गए थे। तो कुछ जो खंड थे उसके कुछ टुकड़े थे वो तारे बन गए थे, कुछ क्या बन गए थे, ग्रह बन गए थे, कुछ उपग्रह बन गए थे। और उसके अतिरिक्त जो असंख्य छोटे छोटे पिंड थे जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड जो हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह, जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, असंख्य छोटे छोटे पिंड
जो क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये भी याद रखना है कि क्या क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो आपको याद रखना है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे पिंड हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, बताएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन है 40, 55, 15 और 27। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हर किसी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। ये लगभग होता है क्योंकि कुछ घंटे भी लगते हैं, पूरी तरह से नहीं होता है, तो लगभग 27 दिन लगते हैं। और इतने ही समय में ये क्या करता है, अपने अक्ष पर भी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है। तो ये इतने ही समय में क्या करता है, अपने अक्ष पर भी घूम लेता है, अक्ष की परिक्रमा भी कर लेता है। ठीक, अक्ष की परिक्रमा से मतलब ये क्या होता है, घूर्णन कर लेता है अपनी जगह पे, ठीक है, घूर्णन कर लेता है अपने अक्ष पर। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों होता है, क्योंकि एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ है, और ये हमारा क्या है, मून है। तो इसी साइड से ये क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। तो हमें पता चलेगा कि यही वाला पार्ट हमें दिखेगा, क्योंकि वहीं पे उसी टाइम पे ये अपने स्थान पर या अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, और उसी समय पे क्या कर रहा है, पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमें याद रखना है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई, चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं। एक चीज़ और क्वेश्चन बन जाता है कि ये क्या होता है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं, तो उसके पीछे की वजह ये है कि जितने समय में ये क्या करता है, परिक्रमा करता है, उतने ही समय में क्या करता है, अक्ष की परिक्रमा भी करता है, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक है, या अक्ष की परिक्रमा या अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, अक्ष पर घूर्णन करता है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति होती है। ऑप्शन है आपका पृथ्वी से दूरस्थ, पृथ्वी से निकटस्थ, ध्रुवों के निकटस्थ और क्वार्टर के निकटस्थ, ठीक है। तो आपको बताना है पेरिजी। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पेरिजी होता क्या है, पेरिजी क्या होता है, उसके बाद ही आप आगे चीज़ बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है पृथ्वी के निकट, ठीक है। पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, पृथ्वी के निकट होती है। और पेरिजी क्या होता है, तो पेरिजी जो है, देखो आपको बता दें तो चंद्रमा क्या है, एक सौर परिवार का एकमात्र उपग्रह ऐसा है जिसकी परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति लगभग समान है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गति क्या है, समान है। परिक्रमण और परिभ्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है, समान है। अब आपको एक चीज़ बता दें, परिक्रमण क्या होती है, पृथ्वी के अक्ष पर घूम रही है, या पृथ्वी की परिक्रमा, ये क्या होता है, परिक्रमण होता है। और परिभ्रमण क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा परिभ्रमण गति कहलाता है। तो यहाँ पे पेरिजी का मतलब क्या होता है कि जब उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है, तो उपसौर और अपसौर की स्थिति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए उपभू क्या होती है, उसकी निकटस्थ स्थिति। आपने उपभू और अपभू तो समझा होगा, उपभू और अपभू, उपभू और क्या होता है, अपभू, ठीक है। तो उपभू को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेरिजी। और इसको क्या बोलते हैं, अपोजी। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कैसे,
अप से क्या होता है अपभू और अप से ही क्या होता है अपोजी। तो अपोजी में और पेरिजी में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हमें अपोजी याद है अपभू, तो सीधी सी बात है पेरिजी क्या हो जाएगा उपभू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर पता हो तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं उपभू बोलते हैं। यानी कि ये हमारा अर्थ है। अब एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि ये जो मून जो है वो क्या करता है, एक परवलय आकार के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परवलय आकार मतलब कि एक अंडाकार की स्थिति, इस टाइप से ये क्या करता है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो स्थिति होती है यहाँ पे जब मून होता है ये पृथ्वी के सबसे पास में है, और ये जो स्थिति होती है जहाँ पे अभी है और ये वाली स्थिति क्या कहलाती है दूर कहलाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो नज़दीक वाली स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है ये क्या कहलाती है हमारी पेरिजी कहलाती है, पेरिजी। और ये वाली जो स्थिति है वो क्या कहलाती है उपभू या अपभू या अपोजी कहलाती है। ठीक है, तो जो सबसे निकट वाली स्थिति होती है वो उपभू या पेरिजी कहलाती है, और जो सबसे दूर वाली स्थिति होती है वो अपभू या अपोजी कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। अगर आपसे उपभू या अपभू पूछते तो शायद बन जाता, लेकिन ये पेरिजी शब्द नया हो सकता है आपके लिए। तो हमें याद रखना है पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति क्या होती है। पेरिजी में चंद्रमा पृथ्वी के क्या होता है निकट होता है, पृथ्वी के निकट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो हमें यहाँ पे मिलता है व्हाट इज द शेप ऑफ जियोड। जियोड का शेप या जियोड का आकार क्या है, तो आपको बताना है फटाफट से जियोड का आकार क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है एब्सोल्यूट सर्किल पूर्णवृत्त, एब्सोल्यूट शेफर्ड पूर्णवृत्ताकार, ये मैंने टिक कर दिया है, इसको आप लोग राइट मत समझ लेना, ये कोई आंसर नहीं लगाया मैंने, बस ये टिक हो गया है। चलिए, तो आपको ऑप्शन सामने है एब्सोल्यूट सर्किल यानी पूर्णवृत्त, एब्सोल्यूट स्फेरॉइड पूर्णवृत्ताकार, एग शेप्ड अंडाकार और स्क्वायर शेप्ड। क्या होता है जियोड का आकार क्या है, तो आपके लिए आंसर बता दूं, राइट आंसर इज एब्सोल्यूट स्फेयर्ड, पूर्णवृत्ताकार होता है जियोड। ठीक है, जियोड क्या होता है पूर्णवृत्ताकार होता है। तो आपको जियोड का मतलब क्या होता है, जियोड का मतलब क्या होता है भूआभ कहा जाता है। ठीक है, भूआभ, तो जियोड मतलब क्या होता है भूआभ कहलाता है। जियोड क्या होता है भूआभ। भूआभ, अब भूआभ मतलब क्या है, भूआभ का मीनिंग क्या होता है पृथ्वी के समान। भू मतलब क्या होता है भूमि, भूमि या पृथ्वी, तो भूमि या पृथ्वी के समान क्या कहलाता है भूआभ कहलाता है। आभ मतलब समान होता, आभ मतलब समान। ठीक है, तो भूमि या पृथ्वी के समान। अब आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, इनमें से क्या आप समझेंगे, क्या वृत्ताकार है, पूर्णवृत्त है या पूर्णवृत्ताकार है, अंडाकार है, या जो बोलते हैं चौकोराकार है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण वृत्ताकार। ठीक है, पूर्ण वृत्ताकार हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ये हिंदी मीनिंग थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आपको बताता चलूँ, ये वृत्ताकार की जगह पे क्या लिखेंगे हम गोलाकार। इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में ये मीनिंग गलत लिखा हुआ है गोलाकार। तो अब आपको पता चल गया होगा वृत्त में और गोल में क्या है। वृत्त क्या होता है एक सर्किल होता है, और गोला क्या होता है गेंद का जो शेप होता है वो क्या कहलाता है गोला कहलाता है, स्फेरॉइड कहलाता है। और वृत्त क्या होता है कि जो एक टायर होता है या रिंग होता है वो क्या कहलाता है हमारा वृत्त कहलाता है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है गोलाकार है ना कि वृत्ताकार। तो यहाँ पे भूआभ या जियोइड कैसे होते हैं, जियोइड का आकार क्या होता है, तो हमें पता है क्या होता है गोलाकार होता है। जियोइड का आकार क्या होता है गोलाकार। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जियोइड का आकार कैसा हो गया गोलाकार हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट में आप हमें बताते चलें, और अगर कुछ डाउट है तो भी हमें आप बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये 5th नंबर का है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। सूर्य और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को
डैश कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने बताया अपसौर, उपभू, अपसौर, उपसौर या अपभू, ये क्या कहते हैं अपनी दूरी को? सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो सबसे लंबी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है अपसौर, उपभू, उपसौर। तो क्या हो जाएगा आंसर, बताते चलेंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच की सबसे लंबी दूरी का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपसौर हो जाएगा। ठीक है, अपसौर। सूर्य और चंद्रमा के बीच की सबसे लंबी दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझना चाहिए। एक चीज़ क्या समझनी चाहिए कि अभी हमने क्या देखा था? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी देखी थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी देखी थी। तो याद रखना है, अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की बात की जाए, ये अर्थ है और ये क्या है? मून है। तो यहाँ की बात की जाए तो ये क्या कहलाती है दूरियाँ? उपभू और अपभू। ये जो नज़दीक की थी वो क्या कहला रही थी? उपभू कहला रही थी। और जो दूर वाली दूरी थी वो क्या कहलाती थी? अपभू कहलाती थी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करना है। और अब बात की जा रही है, यहाँ पे ध्यान रखो, सूर्य और चंद्रमा की, ना कि पृथ्वी की। तो जहाँ पे भू लगा है, भूमि लगा है, यानी पृथ्वी की बात की जा रही है। भूमि लगा है, पृथ्वी की बात की जा रही है। और जहाँ पे सौर लगा है, यानी कि सूर्य की बात की जा रही है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो जहाँ पे पृथ्वी लास्ट में भू लगा है, यानी पृथ्वी या भूमि और चंद्रमा के बीच की बात हो रही है। सौर लगा है, यानी सूर्य और चंद्रमा या सूर्य और पृथ्वी के बीच की बात हो रही है। एक चीज़ हमें याद रखना है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की सबसे लंबी दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ पे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की सबसे लंबी दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। अच्छा, डेट और बताते चलें तो अपसौर की जो स्थिति बनती है वो कब बनती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है। ठीक है, 4 जुलाई क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपसौर होती है, यानी कि सबसे लंबी दूरी होती है, इसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब बनती है? ये 4 जुलाई को बनती है। ठीक है, एक चीज़ और रखना है कि उपसौर क्या कहलाता है? उपसौर। तो उपसौर की स्थिति क्या बनती है? उपसौर की जो स्थिति होती है ये कब होती है? नज़दीक की स्थिति होती है। ये सबसे लंबी हो गई उपसौर, यानी अपसौर क्या होगी? सबसे लंबी। और उपसौर क्या होती है? नज़दीक की दूरी होती है। नज़दीक। और नज़दीक कब होता है? नज़दीक होता है ये 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक स्थिति होती है। ठीक है, तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक की स्थिति होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम उपसौर बोलते हैं। ठीक है, उपसौर। तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। देखिए, ध्यान रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तो सबसे लंबी दूरी का नाम पूछ लिया है अपसौर, और सबसे नज़दीक की दूरी भी पूछी जा सकती है आपसे। तो क्या कहलाएगी? उपसौर कहलाएगी। सबसे लंबी दूरी कब बनती है स्थिति? 4 जुलाई को। और सबसे नज़दीक की दूरी कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? उपभू और अपभू। तो उपभू और अपभू हम पहले भी समझा चुके हैं और अभी भी समझा दिया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के जो नज़दीक की दूरी होती है वो उपभू कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिजी भी बोलते हैं, पेरिजी। और यहाँ पे जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? सबसे दूर जो स्थिति बनती है इसको क्या बोलते हैं? अपोजी बोलते हैं, अपोजी। ठीक है, इतनी चीज़ हमें याद रखनी है अपोजी की। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है? निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह आपको बताना है, जोवियन ग्रह क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास बुध, शुक्र, मंगल और शनि। मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड जोवियन? जोवियन ग्रह क्या कहलाता है? तो देखिए, जोवियन ग्रह की बात करें तो यहाँ पे शनि क्या कहलाता है? जोवियन ग्रह कहलाता है। जोवियन ग्रह को क्या बोलते हैं हम? भीतरी ग्रह भी, यानी कि बाह्य ग्रह भी बोला जाता है। बाह्य ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, बाह्य ग्रह, इनको क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह।
और जोवियन क्या है, जुपिटर से बना हुआ शब्द है, यानी बृहस्पति से लेके जो शनि तक की जो स्थितियां होती हैं वो क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है स्थिति जोवियन ग्रह की। आपको बताएं जोवियन ग्रह, चलिए, तो जोवियन ग्रह का एक मीनिंग क्या होता है, विशाल ग्रह भी कहलाता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रह आते हैं तो विशाल ग्रह भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह या विशाल ग्रह। ठीक है, विशाल ग्रह भी होते हैं। और एक चीज़ और है इसमें कि कौन कौन से ग्रह जोवियन ग्रह में शामिल हैं। जोवियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं, तो यहाँ पे आपका एक आएगा बृहस्पति। ठीक है, दूसरा बृहस्पति के बाद आ जाएगा हमारा शनि, अरुण और वरुण। शनि, अरुण, वरुण, ये क्या कहलाते हैं, हमारे जोवियन ग्रह कहलाते हैं। और जो बाकी के ग्रह हैं जो पृथ्वी से संबंधित होते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं या भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी से संबंधित होते हैं पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इनके अलावा जो ग्रह बचे हुए हैं 4 ग्रह वो क्या कहलाएंगे, हमारे पार्थिव ग्रह या पृथ्वी से संबंधित ग्रह कहलाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, शनि। और कौन कौन से ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है और बहुत से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन हैं। और आपको ये एक चीज़ और बताएं, ये सारे के सारे PYQ हैं जो कि पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम है। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम है। अब आपको सही क्रम बनाना है इसका। ठीक है, सही क्रम बताना है। सही क्रम में आपको देखो ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। यानी बढ़ते घनत्व के अनुसार, बढ़ते घनत्व के अनुसार आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो अगर सही क्रम की बात करें तो कौन सा क्रम सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। ठीक है, चलिए, तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बन जाता है। ये तो ठीक है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में है कि मतलब सबसे कम घनत्व बृहस्पति का है, मंगल का है, बुध का है, पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का क्या होता है, सर्वाधिक घनत्व क्या होता है, पृथ्वी का होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। कितना होता है, 5.5। ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये होता है पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना था, पृथ्वी सबसे लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर ऐसे ग्रह पूछ लिए जाएं जिसमें पृथ्वी हो ही ना, तो आपको जानना जरूरी है कि कौन से ग्रह सबसे छोटा घनत्व वाला है और कौन से कम घनत्व वाला है। ठीक है, तो सबसे कम घनत्व किसका होता है, सबसे कम घनत्व होता है शनि का, ये तो सर्वाधिक हो गया। और सबसे, ये पृथ्वी तो हो गया सर्वाधिक, शनि का घनत्व क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम घनत्व होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है शनि का घनत्व। ठीक है, पृथ्वी का हो गया सर्वाधिक, शनि का हो गया सबसे कम। यहाँ पे हमने ऑप्शन में लिखे हुए थे, तो बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति का घनत्व कितना होता है, बृहस्पति का होता है 1.33। ठीक है, 1.33, ये GM प्रति सेंटीमीटर आप लिख लेना। फिर बात करते हैं मंगल की। अब अपन देखो बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो जानना जरूरी है मंगल की। तो मंगल का घनत्व कितना होता है, मंगल का घनत्व आपको बता दें 3.94। ठीक है, तो इससे ज़्यादा है। फिर बात होती है बुध की, तो बुध का घनत्व कितना है, बुध का घनत्व है यहाँ पे 5.43।
ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। इसके बाद पृथ्वी का घनत्व, तो पृथ्वी का घनत्व आपने देख ही लिया, 5.55 ग्राम होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आई, ये ऑप्शन क्लियर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है? तो सबसे अधिक घनत्व अभी आपने देख ही लिया है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बता दिया है किसका घनत्व सबसे अधिक है। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। और कितना है पृथ्वी का घनत्व? 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए, तो अभी आपको बताना है बृहस्पति का घनत्व कितना है, शनि का कितना है, मंगल का कितना है। मैं इन सभी का लास्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, तो अब आपको कमेंट में इनकी आंसर देना है। ठीक है, चलो अगला है, निम्नलिखित में से सौरमंडल के सबसे अधिक घनत्व वाले तीसरे ग्रह की पहचान कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है ये 7 था, ये 8 है, ये है 9th। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल के सबसे अधिक घनत्व वाले तीसरे ग्रह की पहचान कीजिए। सबसे अधिक घनत्व वाले तीसरे ग्रह की पहचान करना है। तो देखो, आपको मैंने सभी ग्रहों के घनत्व तो लगभग बता ही दिए हैं। अब अगर ऑप्शन पूछा जा रहा है कि तीसरा सबसे अधिक घनत्व वाला आंसर पूछा है, तो तीसरा सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा? देखो, पृथ्वी तो सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी तो होगा नहीं क्योंकि इसका तो सबसे ज़्यादा है, तो इसका तो पूछा नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर तो आता है बुध, ये दूसरे नंबर पर आता है। अब थर्ड पे कौन आता है? तो थर्ड पे आता है आपका, थर्ड पे आ जाएगा हमारा शुक्र। ठीक है, ये क्या आएगा थर्ड नंबर पर, जो कि हमसे आंसर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो है सबसे अधिक, कितना है बता चुका हूँ, 5.5 है, बार बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। बुध का कितना है? बुध का पृथ्वी से कम है, यानी 5.43 है, 5.43 बुध का है। अब जिसका पूछा गया है मेन चीज़ ये है थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर पे हमारा शुक्र है, और शुक्र का कितना है? 5.24। तो ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है। ठीक है, अब ठीक है, मंगल को भी क्यों छोड़े, मंगल का कितना है? 3.49, सॉरी 94 लिख दिया है, 49 है। ठीक है, 3.49 याद रखना। चलिए, इसको मिटा ही देता हूं मैं। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा, याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा पूछा है, ना कि सबसे बड़ा पूछा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पूछा है। तो दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास सूर्य, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। चलिए बताइए कौन सा है सबसे बड़ा। सबसे पहले तो देखो, सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए, तभी आप दूसरा बता पाएंगे। तो सबसे बड़ा सौर परिवार में सबसे बड़ा पिंड कौन सा? देखो, इसमें एक चीज़ और है, आपको याद रखना, क्या ये जो नाम दिए गए हैं, 3 के 3 ग्रहों के नाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे पिंड की बात की गई है, पिंड। तो सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति, लेकिन यहाँ पे पिंड की बात की गई है, तो सबसे बड़ा पिंड कौन है? सूर्य है। सूर्य क्या है? सबसे बड़ा है। इन 4 ऑप्शंस में सबसे बड़ा क्या है? सूर्य है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? दूसरा पूछा है, दूसरा पूछा है, दूसरा पूछा है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? बृहस्पति क्या हो जाएगा? दूसरा पिंड हो जाएगा। ठीक है, तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात है, यहाँ पे पिंड पूछा है, अगर पूछते कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन क्या होता? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता। लेकिन यहाँ पे बात की गई है पिंड की, इसलिए ये दूसरे नंबर पे पहुँच जाएगा बृहस्पति, और सबसे पहले नंबर पर पहुँच जाएगा सूर्य। ठीक है, चलो एक चीज़ और है, सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति क्या है? सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह।
पूछा जाए कभी सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये हमारा बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन 11th नंबर का क्वेश्चन है, सबको बताना है 11th नंबर का क्वेश्चन। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? मंगल ग्रह का परिक्रमण काल आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? परिक्रमण काल पूछा है, आपको परिभ्रमण काल भी बताना है। और एक चीज़ और भी है, आपको परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल में मैंने अंतर बता दिया है। परिक्रमण काल क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करता है, जब सूर्य की पूरी परिक्रमा में लगा समय। और परिभ्रमण क्या होता है? अपनी धुरी पर घूमने में लगा समय, अपनी धुरी पर पूरा चक्कर, अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, ये क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। तो हमसे पूछा है मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? मंगल ग्रह का परिक्रमण काल है 687 दिन। ठीक है, परिक्रमण काल क्या है इसका? 687 दिन, यानी कि सूर्य की परिक्रमा ये 687 दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है। और परिभ्रमण काल क्या है? आपको परिभ्रमण काल भी बताते चलें, तो परिभ्रमण काल क्या है? ये है हमारा 24 आवर्स है। ठीक है, 24 आवर्स, तो ये तो 24 घंटे ही है, लेकिन 687 दिन में यहाँ पे एक साल कितने की होती है? 687 दिन की होती है। ठीक है, 687 दिन की एक साल होती है। ठीक, मंगल ग्रह को और क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को ये कहा जाता है लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा, यानी कि देखा जाए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर ही है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पे ओलंपियस पर्वत है। ओलंपियस पर्वत है यहाँ पे। मंगल ग्रह के उपग्रह भी हैं क्या? ठीक है, तो दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीबोस। ये दो क्या हैं? उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? स्थलीय ग्रह की बात की जाए मतलब पार्थिव ग्रह, और पार्थिव ग्रह मतलब पृथ्वी के समूह वाले ग्रह होते हैं, या इनको भीतरी ग्रह भी कहते हैं। अभी हमने बताया था, भीतरी ग्रह भी कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और भीतरी के अलावा आंतरिक, ये अलग बात है। ठीक है, ऑप्शन है शनि, नेपच्यून, शुक्र और बृहस्पति। कौन सा है? आंसर आपको बताना है। स्थलीय ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे स्थलीय ग्रह हमने बताए थे, स्थलीय ग्रह की श्रेणी में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, स्थलीय ग्रहों के अंदर कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके पहले हमने देखे थे, कौन से ग्रह देखे थे? इसके पहले जो ग्रह देखे थे वो कौन से ग्रह थे? बाहरी ग्रह थे, विशाल ग्रह थे। ठीक है, ये पार्थिव ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो इसमें कौन सा दिया हुआ है? शुक्र दिया हुआ है हमारा, तो शुक्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्र राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2006 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 11 था, ये 12 है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको बताना है अगस्त 2006 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के फैसले के अनुसार प्लेटो को अब कहा जाता है। एज पर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस डिसीजन इन अगस्त 2006 प्लूटो इज नाउ कॉल्ड, क्या कहलाता है आपको बताना है। मेसोप्लैनेट कहलाता है, पलानेमो कहलाता है, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है, या डबल प्लैनेट कहलाता है। आप आंसर कीजिए तुरंत के तुरंत। आपके पास ऑप्शन है
अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ क्या है? IAU है। ठीक है, IAU ये क्या करता है? ग्रहों वगैरह के संबंध में और खगोल से संबंधित जानकारी देता है, निर्णय लेता है उसके बारे में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ये कहाँ पे हुआ था? खगोलीय संघ के फैसले के अनुसार, ठीक है, ये हुआ था, जो निर्णय हुआ था कहाँ हुआ था? प्राग में, प्राग चेक गणराज्य, चेक गणराज्य में ये सम्मेलन हुआ था 2006 में, जहाँ से क्या किया था? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था और हटा के इसको क्या किया गया था? ड्वार्फ ग्रह में शामिल किया गया था। ठीक है, ड्वार्फ ग्रह में या ड्वार्फ प्लेनेट में शामिल किया गया था। और ड्वार्फ ग्रह क्या कहलाते हैं? यहाँ पे हिंदी में बोलें तो बौने ग्रह, बौने ग्रह की कैटेगरी में इसको रख दिया है। ये क्या कहलाने लगा है? अब बौने ग्रह कहलाता है, अब ये ग्रह नहीं कहलाता है। ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन थी कि ग्रह क्या होना चाहिए? किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये जो प्लूटो है, प्लूटो क्या करता है? प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता है। ठीक है, वरुण की कक्षा का ये क्या कर रहा था? अतिक्रमण कर रहा था, वरुण की कक्षा को काट रहा था, क्रॉस कर रहा था ये। ठीक है, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है ये, 14th नंबर का क्वेश्चन है। और क्या कहता है क्वेश्चन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, आइडेंटिफाई द अदर नेम फॉर दीज प्लैनेट्स। जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है और इन ग्रहों के लिए दूसरे नाम की पहचान करना है आपको। तो दूसरे ग्रह दूसरे नाम की पहचान हम पहले ही करवा चुके हैं, पहले क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं। इनको क्या कहा जाता था? जोवियन ग्रह कहा जाता था। जोवियन ग्रह यानी कि जुपिटर समूह कहलाता है। इसको जुपिटर समूह की वजह से ही क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह बोलते हैं। और बाकी के जो पृथ्वी, बुध, शुक्र और जो मंगल ग्रह थे वो क्या कहलाते हैं? स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। इनको भीतरी ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, स्थलीय ग्रह, भीतरी ग्रह, या इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। ठीक है, पार्थिव ग्रह इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत आपको बताते चलना है। ठीक है, बताते जाइए आप क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ये तो सभी को पता होगा, 8 ग्रह हैं। ठीक है, और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कौन कौन से ग्रहों के बीच में है? ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी इसके बीच में स्थित है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। और ये विभाजन कर दिया, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा से बताने की ज़रूरत है नहीं, हमें लगता है आप देख चुकेंगे आगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th नंबर का क्वेश्चन से क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है? सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह, जोवियन ग्रह समूह यानी कि विशाल ग्रह भी इनको बोलते हैं, विशाल ग्रह समूह भी बोला जाता है, या फिर इनको क्या बोलते हैं? बाहरी ग्रह बोलते हैं, बाहरी ग्रह बोलते हैं। हालांकि सेम क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप अभी तक तो अनुमान लगा चुके होंगे और अब फट से बता देंगे कि कौन कौन से ग्रह जो है जोवियन ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या कहलाते हैं? जोवियन ग्रह कहलाते हैं। और अगर आपको ये जो कैटेगरी दिख रही है, ये कैटेगरी क्या कहलाती है? ये हमारी जो कैटेगरी कहलाती है, ये स्थलीय ग्रहों की कहलाती है। ये स्थलीय ग्रह हैं और ये क्या हैं? ये जो हमारे जोवियन ग्रह हैं, जोवियन ग्रह हैं। और इनके बारे में डिटेल से बहुत अच्छे से हम पिछले क्वेश्चंस में समझा चुके हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन, 16 नंबर, सूर्य की सतह का तापमान क्या है? सूर्य की सतह का टेम्परेचर ऑफ सन हमसे पूछा गया है। सूर्य की सतह का तापमान क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 3550 के मतलब क्या है? यहाँ पे केल्विन है, ये टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। ठीक है, तो सूर्य का जो क्या बोलते हैं? सतह का तापमान, सतह का तापमान क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। ये हमारे सूर्य का सतह का तापमान है 5778 केल्विन। ठीक है,
तो आपको बता दें कि ये क्या है, अत्यधिक गर्म गैसों का एक गोला है सूर्य। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों का गोला है, और ये क्या करता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, खिंचाव बल होता है, ये क्या होता है, सौरमंडल की गैसों को बांधे रखता है। और ये क्या है कि सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। आपको सभी को पता है सूर्य एकमात्र क्या है, ऊष्मा का स्रोत है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का व्यास कितना है? सूर्य के केंद्र का व्यास जो है, अच्छा आपको सूर्य के केंद्र का व्यास, सूर्य के केंद्र का व्यास आपको पता होना चाहिए। सूर्य के केंद्र का व्यास कितना है? सूर्य के केंद्र का व्यास है 3.48 लाख किलोमीटर, 3.48 लाख किलोमीटर। ये सूर्य के केंद्र का व्यास है। और पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? सभी को पता होगा, बाइक से घूम ही आते होंगे। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग कितने 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग सूर्य की पृथ्वी से दूरी है ये। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, आप बाकायदा कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो 17 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबकीय तूफान पूछा गया है इसमें। चुंबकीय तूफान क्या है? चुंबकीय तूफान क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये DSSB के एग्जाम्स में आ चुका है। चुंबकीय तूफान क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है, व्हाट आर द मैग्नेटिक स्टर्म। तो चुंबकीय तूफान खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन, उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान, या चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि। ठीक है, आपको बताना है चुंबकीय तूफान क्या है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी क्या कहलाती है? चुंबकीय तूफान कहलाती है। यानी कि देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है, सूर्य जो हवा का एक तेज उछाल उत्सर्जित करता है। हवा का तेज उछाल मतलब कि वहाँ से जब ये गैसें हैं अचानक से बाहर की ओर भागती हैं बहुत तरीके से, तो ये क्या करता है, एक हवा का उछाल परिवर्तित करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन, तो कोरोनल मास इजेक्शन मतलब वो जो सतह होती है, सूर्य की जो सतह होती है, कोरोना कहलाती है वो सतह। तो वो क्या करता है, अपनी गैसों को बाहर की ओर धकेलता है। तो जो बाहर की ओर धकेलती हैं, तो ये जो एक टाइप से जो हवा है उसकी, सूर्य की जो हवा है वो क्या होती है, पृथ्वी की ओर आती है। और पृथ्वी की ओर जो आती है तो बहुत ही गर्म होती है वो। उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो बाहरी भाग है वो क्या होता है, एक प्रभावित हो जाता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि वातावरण में विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय तूफान कहते हैं। ठीक है, वातावरण में क्या हो जाते हैं, विद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय तूफान बोलते हैं। ठीक, चलिए इतनी समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से दूरी कितनी है, अर्थात पृथ्वी की औसत दूरी या औसत माध्य दूरी क्या है, बताना है आपको। खगोलीय यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से पृथ्वी की दूरी बताना है आपको। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताना है। तो अभी अभी हमने आपको बता दी है, लगभग में बताई थी, कितनी बताई थी, 15 करोड़ बताई थी, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो अब आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं कि लगभग 15 करोड़ के आसपास कौन जा रहा है। तो ये लगभग 15 करोड़ के ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ऑप्शन बी। 15 करोड़ के आसपास की जो क्षेत्र दिख रहा है वो क्या है, हमारा सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए समय कितना लगता है, तो लगभग हम देखें तो वो 599 सेकंड लगते हैं। इसको आप चाहें तो मिनट में, घंटे में, जिसमें भी चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आया हुआ क्वेश्चन है, अभी करंट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट। सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? ऑप्शन है खुला तंत्र है, बंद तंत्र है,
या नियंत्रण तंत्र है, या फिर देखा जाए तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। सौर तंत्र। तो सौर तंत्र क्या है? सौर तंत्र एक बंद तंत्र के अंतर्गत आता है। सौर तंत्र क्या होता है? बंद तंत्र के अंतर्गत आता है। बंद तंत्र के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे तारे भी हैं, उपग्रह हैं और भी कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, धूमकेतु है और कई सारे धूलकण हैं, गैसें हैं। तो इन सभी में क्या होता है, जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं? सूर्य की पट्टी के बीच स्थित हैं और बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो पहले जो 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बंद ग्रह कहते हैं। बंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सौरमंडल के बीच में क्या है, सारी चीज़ें एकदम निश्चित समय से चल रही हैं। सौरमंडल के जो जितने भी खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो धूमकेतु हों, ग्रह हों, उपग्रह हों या आकाशगंगा, एक आकाशगंगा जो है उस आकाशगंगा में क्या है, सब एक व्यवस्थित रूप से हैं। क्या है? आकाशगंगा में व्यवस्थित रूप से ये स्थित हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बंद तंत्र हो जाएगा। आकाशगंगा में व्यवस्थित हैं, कोई भी अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर नहीं भागता है। तो इसलिए क्या है? ये बंद तंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? हमें लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? बताएंगे आप? सूर्य के अलावा कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी, साइरस, प्रोशियन और सिग्नस आर्म। कौन सा तारा सबसे करीब है? तो सूर्य के अलावा अगर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सूर्य के अलावा सबसे करीब तारा जो है वो है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, अल्फा सेंचुरी सूर्य के अलावा दिए गए ऑप्शन में सबसे करीब का तारा। इन चारों में से पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? अल्फा सेंचुरी। इसमें तो सूर्य वैसे भी नहीं दिया गया है। अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाए, इसको हटा भी दिया जाए, अगर इसको हटा भी दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? अल्फा सेंचुरी आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा सेंचुरी की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो ये 4.35 है, 4.35 लाइट ईयर। अच्छा, एक चीज़ और, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर दूरी का मात्रक है कि प्रकाश का मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है, जो कि लंबी दूरियां यानी खगोलीय दूरियों को मापा जाता है। लाइट ईयर से खगोलीय दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, अब कमेंट में आप बताएंगे कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है या कितना समय एक लाइट ईयर के अंतर्गत आता है, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अल्फा सेंचुरी के अलावा एक तारा और है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि पृथ्वी के नज़दीक है सूर्य के अलावा। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। 22, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन है? हमारी आकाशगंगा, तो जो हमारी आकाशगंगा है जिसके अंदर पृथ्वी है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। ठीक है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा है हमारी, मंदाकिनी आकाशगंगा है। इसकी सबसे नज़दीक स्थित गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा मंदाकिनी के समीप सबसे नज़दीक स्थित गैलेक्सी। तो गैलेक्सी का मतलब क्या है? ये भी आकाशगंगा ही कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उस मंदाकिनी की पड़ोसन कौन है? ठीक है, मंदाकिनी की पड़ोसन पूछा है, अब पड़ोसी गैलेक्सी पूछा है, उसके जस्ट पास में कौन सी एक और गैलेक्सी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है एंड्रोमेडा, सीरियस, वेगा या उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो हमारी आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी है और ये कितने नज़दीक है, बस मात्र 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, एंड्रोमेडा मात्र 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, 22 लाख प्रकाश वर्ष, इतने नज़दीक है ये। ठीक, मात्र 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और जो आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, और उसके नज़दीक कौन सी है, एंड्रोमेडा, जो कि मात्र 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, बहुत पास में है। ठीक है, इसकी संरचना क्या है, हमारी मंदाकिनी के ही समान है। ठीक है, तो मंदाकिनी के ही समान है। और जो तारे हैं तो तारों की संख्या क्या है, हमारी मंदाकिनी से दुगने हैं, मंदाकिनी से दुगने तारे हैं इसमें, एंड्रोमेडा में मंदाकिनी से दोगुने तारे हैं, मंदाकिनी से दोगुने तारे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो क्या बोलते हैं सौरमंडल से कितने दूरी पर है, तो 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो प्रोक्सिमा के बाद दूसरे नंबर पर सौरमंडल के नज़दीक होती है। ठीक है, चलिए, तो इतने क्वेश्चन जो 22 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये पुरानी परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन थे ये। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना है। और मैंने 22 क्वेश्चन जरूर करवाएं, लेकिन इन 22 क्वेश्चन में कम से कम आपको 50 फैक्ट मिले होंगे। ठीक है, और ज़्यादा ही फैक्ट मिले होंगे, 50 से ज़्यादा फैक्ट मिले होंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका सौरमंडल का, तो वो आपका इसमें इतने क्वेश्चंस में एक तरीके से कवर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।